नमस्कार दोस्तों। अपना जो एलडीसी का टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके जो साइंस के एमसीक्यू हैं उनका मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ। क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लेवल के दिए जा रहे हैं आजकल और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी किए जा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में जो पेपर्स लग रहे हैं उनका लेवल आप देख ही रहे हो, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो अपन भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो स्तर है वो मुख्य परीक्षा के स्तर से थोड़ा ज़्यादा ही रहे, ताकि आपको एग्जाम के जो क्वेश्चन लगे वो अपने यहाँ की तुलना में आसान लगे। पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बोर्ड से साइड में हट जाता हूँ, आपको दिख जाएगा पूरा क्वेश्चन। निम्नलिखित सम्मेलनों और उसके उद्देश्यों के संबंध में विचार कीजिए। तो एनवायरमेंट वाला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन है। जो वर्तमान में एनवायरमेंटल इश्यूज है उनके बारे में दुनिया में अलग अलग सम्मेलन हुए हैं। जो सम्मेलन दुनिया के जिस शहर में हुआ, मुख्यतः तो सम्मेलन का नाम उसी शहर के नाम पे रखा जाता है। और ये जो सम्मेलन हुए हैं ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनके जो कारक हैं जिनकी वजह से वो इश्यूज आ रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है उसका मुख्य कारण है CO2 इमिशन, ओजोन डिप्लेशन उसका मुख्य कारण जो है वो CFC इमिशन है, एसिड रेन का जो मुख्य कारण है वो सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं उनका इमिशन है। तो उनको नियंत्रित करने, उनका जो इमिशन है उसको रोकने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में, दुनिया के अलग अलग जगहों पर दुनिया के सारे देश मिलकर के एक प्लान बनाते हैं कि इनको कंट्रोल किया जाए। तो उनके बारे में है। पहला है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर कन्वेंशन हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण करना और इसके संसाधनों का सतत उपयोग करना। बिल्कुल सही है। दूसरा है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन जो था वो नए रामसर साइट बनाने के बारे में था। रामसर साइट कहते हैं वेटलैंड को, आर्द्र भूमि को। ठीक है, तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित ये कन्वेंशन था। ये बात भी सही है। आपको कमेंट में बताना हाल ही में भारत में कौन सी रामसर साइट बनाई गई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो CFC गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने से संबंधित था। और CFC गैसें जो है वो ओजोन परत को नष्ट करती हैं, ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी सही है। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैस जिसमें खासतौर से CO2 आती है, इनके इमिशन को डाउन करने के लिए था, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ये गलत हो गया। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो जैव विविधता के संरक्षण के लिए नहीं था, ये ग्रीन हाउस गैसों के उस इमिशन को कम करने के लिए था। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो गया वो 4 हो गया, क्योंकि आपसे पूछा है कि इनको विचार करना है। तो बाकी 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है, तो चौथा जो है वो सुमेलित नहीं है। अच्छा, अब इनमें से सही गुड चयन करना है। तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। 1 2 3 सही है, ए ऑप्शन जो है वो आपका सही है। अगला, एक तरफ ब्लड के कंपाउंड दिए हैं और दूसरी तरफ उनका फंक्शन दिया है, कार्य दिया है। तो ब्लड का कौन सा कंपाउंड क्या काम करता है? तो आरबीसी का काम आपको पता ही है कि आरबीसी का काम मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परिवहन करना है, जो कि सेकंड में है, ए में 2 मतलब बाकी 3 ऑप्शन डिलीट हो गए, मैच करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। WBC का काम जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करना होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाना होता है। प्लेटलेट्स का काम ब्लड का क्लोट जमाना है और प्लाज्मा जो है वो बहुत सारे निर्जीव पदार्थों का परिवहन करता है हमारे शरीर में। चलते हैं अगले MCQ पे। इन कथनों पर विचार करना है और ये बताना कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला जो है वो कह रहा है ABO रक्त समूह प्रणाली में A प्रकार का जो व्यक्ति होता है, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप A है, उसके खून में A एंटीजन होगा और एंटी-B एंटीबॉडी होगा। भाई जिसका ब्लड ग्रुप A होगा उसके अंदर एंटीजन तो कौन सा होगा? A, और एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटी-B। ठीक है, यही बात ये कह रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। एंटीबॉडी कहां पाई जाती है? प्लाज्मा में। ये बात भी सही है। RH फैक्टर पॉजिटिव, RH पॉजिटिव है मतलब उसके खून में RBC की सतह पर RH एंटीजन पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सार्वत्रिक दाता कहते हैं। सभी को खून दे सकता है क्योंकि इसके ब्लड में कोई भी एंटीजन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। सी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर होगा। ये जो MCQ है ना, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब हर ऑप्शन को गहराई से पढ़ना होता है और वहां छोटा सा एरर दिया होता है, जैसे वहां छोटा सा एरर देगा B एंटीबॉडी RBC की सतह पर पाया जाता है। अब दिमाग में B एंटीबॉडी तो रहता है लेकिन RBC नहीं आती है, वो पेपर देने के बाद में आता है कि जो एंटीबॉडी होते हैं वो तो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। अगला जो MCQ है वो कह रहा है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, बिल्कुल आनुवंशिक रोग है। पॉइंट म्यूटेशन होता है, इसमें बिंदुत परिवर्तन होता है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि 8वां 9वां और 11वां कारक, हीमोफीलिया 3 टाइप का होता है, एक में 8वां कारक नहीं होता, एक में 9वां कारक नहीं होता, एक में 11वां कारक नहीं होता। तो ये कह रहे हैं 8वां या 9वां कारक की कमी होती है। बिल्कुल सही है।
मलेरिया रोग जो है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, और ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा हमारे शरीर में ट्रांसमिट होता है। और ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये आरबीसी को संक्रमित करता है, आरबीसी में गुणन करता है, मतलब आरबीसी में अपनी संख्या को बढ़ाता है, यानी आरबीसी में ये अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या बढ़ाता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मलेरिया में सबसे ज्यादा आरबीसी नष्ट होती है, और मलेरिया में प्रभावित अंग है प्लीहा, स्प्लीन। ल्यूकेमिया जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, इसमें डब्ल्यूबीसी संख्या अत्यधिक, अत्यधिक का मतलब है लाखों में बढ़ जाती है। तो ये बात भी सही है, 1 2 3 तीनों सही है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड है। बिल्कुल सही है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस अम्ल बनते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड है जिसकी वजह से नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। भारत में सबसे अधिक वायु प्रदूषण ग्रामीण क्षेत्रों में है, ये गलत बात है, ज्यादा प्रदूषण जो है वो शहरी क्षेत्रों में है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिससे समुद्री जल स्तर जो सी लेवल है वो ऊपर उठ रहा है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार करना है, अब ये नहीं बता रखा कि विचार करना क्या है, तो यहां पे आपको स्वयं विवेक काम में लेना होगा कि ये बताना कि कौन सी विक्रिया सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले विक्रिया MgO2, MgO बिल्कुल होगी, CuO2 ये भी होगी, ये भी होगी, और ये भी होगी, उपरोक्त सभी चारों अभिक्रियाएं। और याद रखना चारों अभिक्रियाएं जो हैं वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, चारों अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। विरंजक चूर्ण जो है वो कैल्शियम CaOCl2 का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये गलत बात है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है लेकिन केमिकल नाम नहीं है, केमिकल नाम जो होगा वो कैल्शियम हाइपोक्लोरेट होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। तो कथन ए गलत हो गया। विरंजक चूर्ण जो है वो क्लोरीन गैस को शुष्क भुजे चूने पर प्रभावित करके, बिल्कुल चूने का जो पाउडर होता है उस पर क्लोरीन गैस को प्रभावित करेंगे तो विरंजक चूर्ण बन जाएगा। तो अपना जो ए गलत है और आर सही है, ए गलत है आर सही है। अगला क्वेश्चन, कार्बन के अपरूप है उनको मिलान करना है। तो हीरा जो है, हीरे में फुटबॉल संरचना नहीं होती, परमाणु की मोटी परत नहीं होती, त्रिविम जालक होता है और सबसे कठोर होता है। तो हीरा यानी ए मैच कर रहा है 3 से, ये किससे मैच कर रहा है 3 से। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट परतदार होता है और शुष्क स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है क्योंकि इसकी परतों के बीच में फिसलन पाई जाती है। तो बी में 4। फुलरीन जो होती है फुटबॉल जैसी संरचना होती है, सबसे स्थायी फुलरीन जो है वो C60 है। ग्राफीन जो है ये नया खोजा गया स्वरूप है, ये एक प्रकार का ग्रेफाइट की सिंगल लेयर होती है, तो एक परमाणु की मोटी परत होती है, एक ही परमाणु की परत होती है, याद रखना 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर है। साबुन और अपमार्जक के अंतर के संबंध में इन कथनों को चेक करना है। साबुन और अपमार्जक जो है उनके अंतर के संबंधों में इन कथनों को चेक करना है। साबुन कठोर जल में अविलय अवक्षेप बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अपमार्जक कठोर जल में प्रभावी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये दोनों एक दूसरे साबुन और अपमार्जक में अंतर दर्शा रहे हैं। साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, सही बात है। अपमार्जक जो होते हैं वो एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, सही बात है, और अंतर को दर्शा रहे हैं। तो चारों ही सही है, 1 2 3 4 सी ऑप्शन। आकाश का नीला रंग रेले प्रकीर्णन के कारण होता है। तो रेले नहीं भी याद रही तो आपको पता है आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है, क्योंकि नीला रंग जो होता है वो ज्यादा फैलता है। ठीक है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये बात भी सही है, इसीलिए खतरे के निशान लाल बनाए जाते हैं। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक नहीं होता है, कम होता है, कम फैलता है, इसलिए स्पष्ट दिखाई देता है। तो तीसरा गलत हो गया अभी। चौथा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि नीला लाल दिखाई देता है क्योंकि नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। देखो बात तो ये भी सही है और बात ये भी सही है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, लेकिन इसका क्योंकि से संबंध नहीं है, पर आप स्टेटमेंट तो सही इसलिए सही मानेंगे। तो 1 2 4 1 2 4 ए ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है।
मानव नेत्र दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसको अपन कहते हैं मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। उसका कारण होता है कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। प्रतिबिंब बनना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन बन जाता है रेटिना से पहले, क्योंकि फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, तो पहला जो है वो सही है। दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तु रेटिना के पीछे बनती है, पास की वस्तु की बजाय वस्तु का प्रतिबिंब होगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लैंग्वेज एरर है। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनता है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात भी सही है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस काम में लेते हैं, ये भी सही है। दूरदृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस काम में लेते हैं, ये भी सही है। बुढ़ापे में जो पक्षमापी पेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ना दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है ना पास की। इसके लिए बाईफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस या उभयावतल लेंस काम में लेते हैं। तो सही है, पांचों सही है। 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम की सीमाएं क्या है। ओम के नियम की सीमाएं क्या है, मतलब किस किस पर ओम का नियम की लिमिटेशन क्या है कि कहां लागू होगा कहां लागू नहीं होगा। तो पहला कह रहा है ये केवल मेटेलिक चालकों पर लागू होता है, बिल्कुल सही बात है, धात्विक चालकों पर लागू होता है। ये तभी लागू होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से प्रतिरोध जो है वो कम ज्यादा हो जाता है। अगर टेम्परेचर को बदलेंगे तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस और चालकता प्रभावित होती है, इसलिए ओम का नियम लागू तभी होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ये भी सही है। डायोड और ट्रायोड जैसे ट्रांजिस्टर होते हैं उन पर लागू नहीं होता है, ये बात भी सही है। VI वोल्टेज और जो करंट है उसका जो ग्राफ है वो कांस्टेंट बनना चाहिए और सरल रेखा होनी चाहिए, ये बात भी सही है, तभी जो है ओम का नियम लागू होगा। तो ये चारों स्टेटमेंट ओम के नियम की लिमिटेशन को दर्शाते हैं। सी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। विद्युत मोटर और जनरेटर में डिफरेंस बताना है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही बात है। जनरेटर जो है वो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही बात है। मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करती है और जनरेटर जो है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर काम करता है, ये बात भी सही है। मोटर में आर्मेचर घूमता है जबकि जनरेटर में चुंबक घूमता है, ये गलत बात है। जनरेटर में आर्मेचर घूमता है, आर्मेचर मतलब बीच में जो लोहे का सांचा लगाया जाता है वो घूमता है। तो जनरेटर में आर्मेचर घूमता है, चुंबक नहीं घूमता है। तो पांचवा गलत हो गया। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, इसरो के प्रक्षेपण यानों का मिलान कीजिए। किस आधार पर मिलान करना है? पे लोड क्षमता, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो लो अर्थ ऑर्बिट में पे क्षमता के आधार पर इनका मिलान करना है। तो इसकी पे क्षमता होती है लगभग 30 किलोग्राम, इसकी क्षमता होती है लगभग 500 या 300 से 500 किलोग्राम, इसकी होती है लगभग 2000 किलोग्राम, और इसकी क्षमता होती है 8 से 10,000 किलोग्राम। तो हो गया 2 नंबर, 1 नंबर सबसे पहले, उसके बाद में 4 नंबर, फिर 2 नंबर और सबसे ज्यादा 3 नंबर। बी ऑप्शन जो है वो आपका सबसे सही उत्तर है। पेलोड क्षमता का मतलब है कितना वजन ये लेकर जा सकते हैं, कितना वजन ये लेकर जा सकते हैं। मतलब ये रॉकेट है, प्रक्षेपण यान है, तो उनके द्वारा किसी मिशन को या किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, तो कितना वजन का उपग्रह या जो अंतरिक्ष यान है उसको ये अंतरिक्ष में लेकर जा सकते हैं, उसको पेलोड क्षमता कहते हैं। मेंडल के नियमों का अपवाद है प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, सहलग्नता, ये मेंडल के नियमों का अपवाद है। और कौन से नियम का अपवाद है? स्वतंत्र अपव्यय का नियम। आपको कमेंट में बताना है सहलग्नता की खोज किसने की थी। डीएनए में एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना वाटसन और क्रिक के मॉडल पर आधारित है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, पर ए जो है वो आर की व्याख्या करता है। हाँ सही है, एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंध की व्याख्या नहीं हो रही भी, ठीक है, क्योंकि हाँ इसके कारण द्विकुंडली संरचना होती है, व्याख्या भी हो रही भी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही द्विकुंडलित जो संरचना है, डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वो होती है। सेंट्रल डोगमा, डीएनए से डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, पहला ही सही था। आरएनए से डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, प्रोटीन से कभी भी आरएनए नहीं बनता, डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में बताना है। तो नर में XY और मादा में XX, सही बात है। नर युग्मक से या तो X जाएगा या Y जाएगा, या भी ये भी सही बात है। भी शुक्राणु जो होंगे उसमें या तो X जाएगा या Y जाएगा। मादा युग्मक में केवल अंडाणु जो होंगे उनमें केवल X होगा।
पुत्र या पुत्री का जो निर्धारण होता है वो पिता के शुक्राणु से होता है, ये बात भी सही है, क्योंकि पिता के शुक्राणु से एक्स आए तो पुत्री, और पिता के शुक्राणु में वाई आए तो पुत्र। तो चारों ही सही है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उपभोक्ता उत्पादकों को खाते हैं, उत्पादक कभी भी उपभोक्ताओं को नहीं खाएंगे। कुछ अपवाद हैं, जैसे जो कीटाहारी पादप होते हैं वहां पे 10% नियम दिया था लिंडेमान ने, बिल्कुल ये कहता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण ही होता है। एक जीव ने दूसरे जीव को खाया तो 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तीनों सही है। पिरामिड हमेशा उल्टा, ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। ऊर्जा के पिरामिड सदैव कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। तो ये हो गया 4 गलत, 1 2 3 सही है। अगला क्वेश्चन, जैव भूरासायनिक चक्र के बारे में आपको सही बताना है, तो फटाफट से बताइए, ये आपका एमसीक्यू है, कमेंट में बताइए। देखिए चलो, आपका तो रिप्लाई आया नहीं, मैं बताता हूं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो है वो 0.03% थी, लेकिन आजकल ये 0.04% के करीब हो गई है। ठीक है, तो ये बात सही भी है और गलत भी है, पर अपन सही मानते हैं, क्योंकि वर्तमान में 0.04% होगी, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। प्रकाश संश्लेषण से CO2 जो है उसकी क्वांटिटी स्थिर, प्रकाश संश्लेषण से CO2 स्थिर होता है, बिल्कुल स्थिर होता है। ठीक है, कैसे स्थिर होता है? प्रकाश संश्लेषण से जो CO2 है वो पानी से क्रिया करके किस रूप में बदल गया? ग्लूकोज के रूप में बदल गया, और ग्लूकोज के रूप में बदल गया तो एनवायरमेंट में जो CO2 था वो फिक्स हो गया ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, श्वसन से CO2 मुक्त होता है, सांस के विक्रिया, जो श्वसन की विक्रिया होती है उससे CO2 मुक्त होता है, ये बात भी सही है। जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कोयला जो है, इनको जलाने से CO2 बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, और हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को जलाने से कार्बन मुक्त होता है, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बना लेता है। महासागर जो है वो कार्बन का सिंक है। सिंक होने का मतलब इनमें बहुत सारा कार्बन जमा हुआ है। कैसे जमा हुआ है? देखो, महासागरों की तलहटी में बहुत सारा जीवाश्म ईंधन है। आपने देखा होगा कि जितने भी तेल के कुएं हैं वो बहुत सारे महासागरों के नीचे हैं, महासागरों के तलछट में है। तो बहुत सारा जीवाश्म ईंधन, और जीवाश्म ईंधन के रूप में कौन है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है मतलब कार्बन जमा हुआ है उनमें। दूसरा, महासागरों की तलछट में बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु फ्लोरा फोना है, वो भी सारा कार्बन का स्टोरेज है। इसके अलावा महासागरों में बहुत सारे जीव, जैसे जो मान लो कि व्हेल मछलियां हैं। अब एक व्हेल मछली हजारों जो किलोग्राम कार्बन होता है, क्योंकि व्हेल मछली ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी, कोई भी जीव जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, तो व्हेल मछली हजारों किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ से बना है। जब ये व्हेल मछली मर जाती है तो ये सारी नीचे जाकर के मरी हुई व्हेल मछली समुद्र के तलछट में स्टोर हो जाती है, वहां चली जाती है, और वहां जाने पर इसके कार्बनिक पदार्थों को यहाँ मौजूद जीव जंतु खा जाते हैं, तो वो कार्बनिक पदार्थ इनके शरीर में चला जाता है, यानी वो कार्बनिक पदार्थ समुद्र के तलछट में जमा हो जाता है। तो महासागर जो है वो कार्बन सिंक है, बिल्कुल सही बात है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 सभी सही है। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है, बिल्कुल ट्रांसजेनिक पौधा, और एकमात्र ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसकी व्यापारिक फसल भारत में होती है। आपको कमेंट में बताना कि भारत में किसी ट्रांसजेनिक प्लांट की व्यापारिक फसल उत्पादित करने का जो अनुमति है वो कौन प्रदान करता है। तो यहाँ बीटी का मतलब है बेसिलस thuringiensis, जो एक जीवाणु होता है जिससे ये जीन लिया गया है। तो बेसिलस thuringiensis का जीवाणु इसमें है, इसलिए इसका नाम बीटी है। आर्थिक महत्व, मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है, रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है, लाख कीट से लाख प्राप्त होता है, केंचुआ से वर्मी कंपोस्ट, सारे सुमेलित हैं। तो 1 2 3 4। एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव, ये अपना खून सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इसके पास ना तो A है, ना तो A एंटीजन है, ना B एंटीजन है, और ना ही RH एंटीजन है, कोई भी एंटीजन नहीं है। ए ऑप्शन। कुपोषण के कारण जो प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, माल न्यूट्रिशन होता है, उससे मराशमस और क्वाशियोरकर दोनों बीमारियां होती हैं।
उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, बिल्कुल। स्वयं अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल। संकीर्ण ऊर्जा को घटाता है, बिल्कुल। और साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता है। सारे सही हैं, सारी की सारी बातें जो है वो अभी उत्प्रेरक की विशेषता को दर्शाती हैं। फ्रियोन, तो फ्रियोन 012, फ्रियोन 012 इसका नाम बताना है। तो नाम बताने का तरीका, पहला जो फॉर्मूला बताना है, पहली जो संख्या है उसमें 1 प्लस करो। 1 प्लस करोगे तो ये किसका संख्या आ जाएगी? ये संख्या आ जाएगी कार्बन की। तो कार्बन कितना हो गया? 1 हो गया। इसमें 1 माइनस करो, ये आ गई हाइड्रोजन की संख्या, मतलब हाइड्रोजन हो गया 0। फिर ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये है फ्लोरीन की संख्या। फ्लोरीन कितने हो गए? 2। अब बचे क्लोरीन। तो एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 में 2 फ्लोरीन हो गए, तो क्लोरीन कितने आएंगे? 2। तो इसका फॉर्मूला हो गया CCl2F2, CCl2F2। अगला है सीएनजी का मुख्य घटक। तो सीएनजी का मुख्य घटक आपको पता है मेथेन, और एलपीजी का मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। बहुलक का उदाहरण नहीं है। पॉलीथीन बिल्कुल एथीन का बहुलक है, नायलॉन बिल्कुल बहुलक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बहुलक है, ग्लूकोज बहुलक नहीं है। लेंस की क्षमता का मात्रक, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डायोप्टर। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या कहता है? तो फैराडे का नियम कहता है कि परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। एक तो ये बताता है। दूसरी बात ये बताता है कि फ्लक्स में परिवर्तन के दर, फ्लक्स को फाई कहते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकालने के लिए समय से भाग देते हैं, इसके समानुपाती होता है। और यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लगाता है। ये जो ऋणात्मक चिन्ह है ये ईएमएफ की दिशा को दर्शाता है। तो बिल्कुल सही है ए। ये विद्युत शक्ति को दर्शाता है, ये विद्युत विभवांतर को दर्शाता है, ये किसी को दर्शा ही नहीं रहा है। तो इन तीनों का फैराडे के नियम से कोई संबंध नहीं है। प्रकाश तरंगों का सर्वाधिक होता है, क्या सर्वाधिक होता है? प्रकाश तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है, ये लिखना था इसमें। तो प्रकाश तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में, वैक्यूम में। प्रकाशिक तंतु प्रकाश की किस घटना पर आधारित होते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित होते हैं। ये पूरे 10 लाख का क्वेश्चन है। अभी बहुत सारे लोगों ने इसमें सी किया होगा, ये सी नहीं आएगा, इसमें आएगा बी। देखो मैं समझाता हूं कैसे। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर, तो मान लिया कि ये दर्पण है, ये क्या है? दर्पण है। ये व्यक्ति यहां पर खड़ा है, व्यक्ति है, और ये व्यक्ति का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। ठीक है। अब देखिए ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अगर इस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, ठीक है, मान लिया इधर चल रहा है, किसी और डायरेक्शन में चल रहा है, तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो है वो भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। अब इनके वेग को देखने वाला व्यक्ति वो कहां है उस पर डिपेंड करता है। अगर यहां पर कोई खड़ा व्यक्ति इसको देखेगा, यहां पर कोई खड़ा व्यक्ति देखेगा, तो इसको यहां इस दूरी में किस स्पीड से परिवर्तन होता हुआ दिखेगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तो ये कम हो रही है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से ये कम हो रही है। तो इसको दिखाई देगा कि दूरी कितनी स्पीड से कम हो रही है? 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। लेकिन अगर वही आदमी यहां खड़ा है तो इसको ये जो दूरी है, इसको ये जो दूरी है वो किस स्पीड से कम होती हुई दिखेगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर दर्पण के सापेक्ष अपन प्रतिबिंब का वेग निकाले तो दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन इसी प्रतिबिंब का वेग इस व्यक्ति के सापेक्ष निकालें तो कितना होगा? 10 किलोमीटर। बस यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रतिबिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष निकालें तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी व्यक्ति का वेग, अगर इसी प्रतिबिंब का वेग अगर व्यक्ति के सापेक्ष निकालें, बिंब के सापेक्ष निकालें तो कितना होगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर आपसे पूछा है दर्पण के सापेक्ष कितना होगा, तो दर्पण के सापेक्ष 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर व्यक्ति के सापेक्ष पूछता, व्यक्ति के सापेक्ष, या फिर आपसे कहता बिंब के सापेक्ष, ऑब्जेक्ट के सापेक्ष, तब आप बताते कि इसका उत्तर होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा या 10 मीटर प्रति सेकंड, जो भी मात्रक है। अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट यानी FeSO4 का तनु विलयन जो है वो धीरे धीरे मिलाया जाता है।
हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण हो जाता है और अंततः रंग जो है वो गायब हो जाता है। केमिस्ट्री में आपने टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट किया होगा। कौन सी व्याख्या उपरोक्त प्रक्षेपण के लिए सही है? तो देखो अम्लीय परमैंगनेट है, परमैंगनेट मतलब KMnO4, और ये जो परमैंगनेट है इस परमैंगनेट से ऑक्सीजन निकलेगा क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक है, और ये ऑक्सीकारक जो है वो फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण कर देगा, और फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण कर देगा तो फेरस के ऑक्साइड बन जाएंगे जो रंगहीन होते हैं। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। विद्युत धारा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। दक्षिण हस्त नियम अंगुष्ठ के अनुसार तार के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो धारा अगर पूर्व से पश्चिम बह रही है, धारा पूर्व से पश्चिम बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उत्तर से दक्षिण। ये बी की दिशा होगी, आई की दिशा होगी, उत्तर से दक्षिण, ए ऑप्शन। ये आपके गणित के MCQ हैं, तो मुझे उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।